विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम, मॉडर्न हिस्ट्री में थे। आज हमने करना मॉन्टेग्यू घोषणा 1917। मॉन्टेग्यू घोषणा मेन जो है 1917 याद करना जरूरी है। क्या जरूरी है? 1917। ठीक है। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति, पहले विश्व युद्ध की समाप्ति और उसमें भारतीयों का सहयोग। दूसरा, क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी। तीसरा, होम रूल लीग आंदोलन की लोकप्रियता। होम रूल लीग आंदोलन की लोकप्रियता। तो 3 कारण देने हैं आपने। मैंने कहा पहले विश्व युद्ध की समाप्ति और उसमें भारतीयों का सहयोग। दूसरा आपने बोलना क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी। तीसरा बोलना है आपने होम रूल लीग आंदोलन की लोकप्रियता ने सरकार को अपनी भारत के प्रति नीतियों में परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर दिया। किसको? ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? लॉयड जॉर्ज। जैसे पूछता है कभी कभी ना, वो जैसे पूछा उसने 1857 के रिवोल्ट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? कौन था भाई? पामस्टन था। कौन था? ऐसे ही पूछ सकता है कि जब मॉन्टेग्यू घोषणा हुई उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज था। कौन था? लॉयड जॉर्ज था। ठीक है। इसने क्या किया? भारतीय जनमत को सांत्वना देने के विचार से एडविन मॉन्टेग्यू को भारत का सचिव नियुक्त किया, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि वहीं रहता था इंग्लैंड में। ठीक है। सचिव नियुक्त किया। मॉन्टेग्यू को भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं का समर्थक माना जाता था। ब्रिटिश संसद में मॉन्टेग्यू ने कहा भी था कि शिक्षित भारतीयों की मांग निसंदेह उनका अधिकार है। शिक्षित भारतीयों की मांग निसंदेह उनका अधिकार है तथा उन्हें उत्तरदायित्व संभालने और आत्मनिर्णय का अवसर दिया जाना चाहिए। आपसे बोलेगा एक कथन किसका है, तब आपने बोलना है एडविन मॉन्टेग्यू का है। क्या है? एडविन मॉन्टेग्यू का है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में मॉन्टेग्यू ने भारत के संबंध में ब्रिटिश सरकार की भावी नीति की घोषणा करते हुए कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में एक उत्तरदायी सरकार का क्रमिक रूप से विकास करने के लिए भारतीयों को प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकाधिक रूप से संबद्ध किया जाए और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए। मैं तेजी से पढ़ा, समझ में आया नहीं। कारण क्योंकि क्या होता है कि जब आप क्या कर रहे हो तो बहुत तेजी से पढ़ रहे होते तो पीछे की लाइनें अपने आप ही क्या होती रहती है? गायब होती रहती है। ब्रेन की क्या होती है? एक स्पेशलिटी होती है। जिस दिन आप उस पर कमांड कर लेंगे कि आपने शुरू कहाँ से किया था और आपने खत्म कहाँ पे किया और हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे, तो समझ लेना कि आप मेंस लिखने के लायक हो गए। क्या हो गए? अगर आपको खाली 4 ऑप्शन की बैसाखियों पर ही पेपर ही निकालने हैं वनडे, तो फिर वो अलग चीज़ है। वो 4 ऑप्शन की बैसाखियों पे निकल जाएंगे। लेकिन मुख्य परीक्षाओं के लिए आपको कहाँ से एक छोड़ से और अंतिम छोड़ तक पकड़ना आना चाहिए पॉइंट को, और साथ में समझ में भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है वैसे वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो कि वहाँ का लोकप्रिय सदन है, वहाँ का भी क्या है, में मॉन्टेग्यू ने भारत के संबंध में ब्रिटिश सरकार की भावी नीति की घोषणा करते हुए कहा। भारत सचिव था ना? क्या था? उसने ब्रिटिश सरकार की भावी नीतियों की घोषणा करते हुए कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में, ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में उत्तरदायी सरकार का, उत्तरदायी सरकार किसको बोलते हैं? मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा था कि भारतीयों का शासन भारतीयों के द्वारा, भाई उनको क्या करो, एक उत्तरदायी सरकार दो। ऐसा मत करो कि ब्रिटेन से सब चीजें तय हो रही हैं। उत्तरदायी सरकार का क्रमिक रूप से विकास करने के लिए, क्या करने के लिए? क्रमिक रूप से विकास करने के लिए भारतीयों को प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकाधिक रूप से संबद्ध किया जाए और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए। स्वशासी संस्थाओं का, दरअसल जो ये बोल रहा है ना, ये हुआ जब हम पॉलिटी शुरू कर रहे थे तो हमने भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा। क्या पढ़ा? और हमने ये पाया कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने आज एक्वायर किया है वो कहाँ से आया? वो वहाँ से आया। हमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया? हमने कहा कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, अधिकार पत्र मिला, रानी ने कहा कि इतने साल तक आप क्या करो। फिर धीरे धीरे एक बड़ा एक्ट जिसको हम मानते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1700 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ऐसे करते 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 कभी क्या किया गया
कभी गवर्नर जनरल इन काउंसिल में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई, कभी क्या किया गया, केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण किया गया, कभी विधान केंद्रीय, जिसको हम आगे चलकर संसद बोल सकते हैं। फिर भारतीयों को मतलब इलेक्शन भी हुए, भारतीयों को क्या बोलते हैं सांसद होने का गौरव भी प्राप्त हुआ स्वराज के टिकट पर, ये पढ़ा है ना। फिर सांसद बन गए वो। उससे पहले हमने पढ़ा कि यार वो प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, बाद में हमने बड़ा प्रश्न पूछ सकते थे, पर इतने दिन पहले क्या करना पड़ता था, बताना पड़ता था कि हम इतने दिन बाद आपसे क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। फिर बजट पे चर्चा भी करने लगे, फिर बहस भी करने लगे। धीरे 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 जिस संसद को आज आप देख रहे हो वो क्या है, वो क्रमिक विकास से आई है। किससे सीखा है? ब्रिटिशर्स से सीखा है। वरना हमारे यहाँ तो मोनार्की था, राजतंत्र था, छोटे छोटे राजा थे। आपको तो ज़्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप तो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में बैठे हो, टिहरी के राजा थे, राजशाही थी। तो ये कहाँ से, तो यही बोलना चाह रहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में उत्तरदायी सरकार का क्रमिक विकास, क्रमिक रूप से क्या किया जाए, विकास करने के लिए भारतीयों को प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकाधिक रूप से संबद्ध किया जाए और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए। मॉन्टेग्यू घोषणा का निष्कर्ष भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना थी, जिसमें शासक जनता के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होते थे। जिसमें शासक क्या, जनता के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होते थे। मॉन्टेग्यू अपनी योजना पर भारतीय नेताओं से बातचीत के उद्देश्य से नवंबर 1917 में भारत की यात्रा पर आए। यहाँ के नेताओं से विचार विमर्श के बाद मॉन्टेग्यू ने संवैधानिक सुधारों की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की, जो कालांतर में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। जो मॉन्टेग्यू ने जितना भी अध्ययन किया, बातचीत की, वही तो आपको फिर दिखता है 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। लेकिन एक दिक्कत होती है उसमें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, उसमें भी कौन सा इतना ज्यादा दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन उसमें क्लॉज था कि 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, एक आयोग बनेगा। क्या बनेगा? तो भारतीयों ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अगर आयोग बनेगा और समीक्षा करेगा कि संतुष्ट करने में सफल रहा ये एक्ट की नहीं रहा। लेकिन फिर आप पढ़ते हैं कि क्या, साइमन कमीशन पढ़ते हैं साइमन कमीशन पढ़ते हो ना। तो क्या हुआ कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मॉन्टेग्यू घोषणा को उग्रवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे दी। उग्रवादी मतलब उग्र विचारों वाले जो जितने भी नेता थे, उन्होंने कहा कि भारत के मैग्ना कार्टा, भारत में क्या है ये 1919 मैग्ना कार्टा, ठीक है। मैग्ना कार्टा मैंने बताया था, इंग्लैंड में मूल अधिकारों को लेकर जनता ने अपने राजा से मांग की थी, एक पत्र पर साइन करवाया था, एक कागज पर मूल अधिकार थे, उसमें उनके नैसर्गिक अधिकार थे। 1215 में साइन हुआ था। जहाँ जहाँ पर किसी को अधिकार मिलेगा वहाँ वहाँ पर मैग्ना कार्टा वर्ड यूज होगा। क्या होगा? तो भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। मॉन्टेग्यू घोषणा और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर निर्मित भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू ने संसद द्वारा निर्मित सरकार और भारत के जनप्रतिनिधियों के बीच सेतु की संज्ञा दी। क्या दी? संसद द्वारा निर्मित सरकार और भारत के जनप्रतिनिधियों के बीच सेतु की संज्ञा दी। लोकमान्य तिलक ने 1919 के सुधारों को असंतोषप्रद और निराशाजनक, बिना सूरज का सवेरा बताया। भाई अपने अपने मत हैं, तिलक ने नहीं अच्छा माना, उन्होंने कहा बिना सूरज का सवेरा है, असंतोषप्रद और निराशाजनक है, ये शब्दों का प्रयोग। क्वेश्चन यही बनने हैं। 1919 का एक्ट हम पढ़ चुके, जब भारत का संवैधानिक विकास हम पढ़ रहे थे 1919 का एक्ट वहां पे पढ़ चुके, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ ली कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। प्रांतों में पढ़ा था हस्तांतरित और आरक्षित विषय। आरक्षित विषय किसके पास? प्रांतों में आरक्षित विषय किसके पास? वाइसराय और मतलब गवर्नर जनरल उसकी परिषद के पास। और हस्तांतरित विषय किसके पास? गवर्नर जनरल और उसके भारतीय मंत्रियों के पास। और उसमें भी किसकी चलती थी? ज्यादा गवर्नर जनरल की ही चलती थी। वो पढ़ चुके हम लोग, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन अब क्वेश्चन जो बनेंगे, बोलेगा भाई किसने कहा 1919 के सुधारों को असंतोषप्रद, निराशाजनक, बिना सूरज का सवेरा? आंसर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस ने इन सुधारों को अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक बताया। क्या बताया? अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक
बताया 1919 के सुधारों को लेकर कांग्रेस में उत्पन्न मतभेद के कारण कांग्रेस में द्वितीय विभाजन हो गया। एक बार यही क्वेश्चन पूछा यूपी में कि द्वितीय विभाजन कब हुआ, तो 90% बच्चों को यह पता था कि सूरत स्प्लिट विभाजन हुआ। सूरत स्प्लिट के बाद भी विभाजन हुआ भाई 1919 में। कब हुआ और किसको लेकर? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लेकर। इसीलिए अब आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा कांग्रेस के अंदर। आपने देखा होगा कि 1920 में मेरे ख्याल से गया अधिवेशन है, देखना, देशबंधु चितरंजन दास अध्यक्ष है। जल्दी से लिस्ट में जाओ, 1920 में गया अधिवेशन है कांग्रेस का। 21 में है गया अधिवेशन, 22 में गया अधिवेशन। मैंने कहा धीरे 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 करके आप देखते हैं कि गया अधिवेशन में आते आते जो अध्यक्ष है देशबंधु चितरंजन दास, वो कहते हैं यार अब हम चुनाव लड़ेंगे। क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे। हम हम सड़कों पर क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। इस विरोध को विधायिकाओं तक लेके जाएंगे। गांधी जी नहीं मानते हैं कि नहीं जी कांग्रेस के टिकट पर कोई लड़ेगा नहीं। ठीक है, क्या बनता है? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनती है आगे चलकर, बनती है मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास, वो पढ़ेंगे हम आगे चलकर अभी। लेकिन फिलहाल मैं बोल रहा हूं कि 1919 में ही क्या हो गया, कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हो गया, कांग्रेस में द्वितीय विभाजन हो गया। 1918 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने मॉन्टेग्यू सुधारों का स्वागत किया था तथा कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी। क्या की थी? अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। कब की? 1918 में की। 1919 के अधिनियम के संवैधानिक सुधार कब लागू हुए? 1921 में लागू हुए। कब लागू हुए? 1921 में लागू हुए। 1919 के अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी। समझ में आया? कौन है पिता डायरकी के? लियोनेल कार्टिस, बिल्कुल ठीक। प्रांतीय विषय पहली बार आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित हुए। अरे भाई, जैसे आज के जमाने में अगर मैं ये बोलूं स्टेट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है ना, आज भी होती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जब आप जाओगे तो संघ सूची मिलेगी, राज्य सूची मिलेगी, समवर्ती सूची मिलेगी। अभी क्योंकि 1919 के एक्ट से द्वैध शासन कहाँ लगा है? प्रांतों में लगा है। तो प्रांतीय जो विषय थे, प्रांतीय विषय, उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक थे आरक्षित, एक थे हस्तांतरित। क्या थे? आरक्षित विषय ज्यादा इंपॉर्टेंट थे तो गवर्नर जनरल ने अपने पास रखे हो। किसके पास रखे? और जो हस्तांतरित विषय थे वो कम महत्वपूर्ण थे, वो गवर्नर जनरल के पास, पर भारतीय मंत्रियों के सहयोग से क्या कर रहा था उनका। समझ में आया? तो प्रांतीय विषय पहली बार आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित हुए। भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने संबंधी अधिकार पहली बार मिला। भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने संबंधी अधिकार पहली बार मिला। ये बड़ा अधिकार था। बजट समझ रहे हो ना, वार्षिक वित्तीय विवरण। इस अधिनियम के द्वारा ही पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। जिससे आप परेशान हो, उसकी स्थापना 1919 के एक्ट से ही हुई थी। किससे? अंग्रेजों के समय ही हो गई थी। 1919 के द्वारा ही भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1919 के अधिनियम की 10 वर्ष बाद समीक्षा हेतु एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान था। कालांतर में यह आयोग क्या हुआ? साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। अब मैंने आपको बताया था कि 1919 में क्लॉज था, ठीक है, 10 वर्ष बाद, 8 साल बाद एक आयोग बना दिया, क्योंकि कंजर्वेटिव सरकार थी। लेबर दल के सत्ता में आने की पूरी संभावना थी। लेबर दल आता तो एक आयोग बनाता, आयोग में भारतीयों को भी शामिल करता। उन्होंने कहा यार अगर भारतीय शामिल हो गए वो तो भर्त्सना करेंगे इसकी, क्या करेंगे? तो कंजर्वेटिव ने कहा कि हम ही बना देते हैं 2 साल पहले एक आयोग। और उसका अध्यक्ष कौन था? साइमन था। तो इसलिए उसको क्या बोला गया? साइमन कमीशन बोला गया। अब साइमन कमीशन जब बना तो उसको व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 7 सदस्य अंग्रेज थे उसमें। तो यार अंग्रेज बोलेंगे कि 1919 का एक्ट नहीं जी, ये संतुष्ट नहीं कर सका। अगर उसमें 2 भारतीय भी होते तो वो बोलते कि नहीं जी, संतुष्ट करने में सफल नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि उसमें सारे अंग्रेज थे, व्हाइट कमीशन थे, इसलिए भारत में उसका विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। समझ में आया?
1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा 1909 के अधिनियम में की गई व्यवस्था, जिसे मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी गई थी, का विस्तार करके इसमें सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल कर दिया गया। देखो ना, धीरे धीरे कैसे तोड़ रहे थे, कैसे तोड़ रहे थे अंग्रेज। क्या किया इन्होंने? 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया, 1919 में क्या कर दिया, सिखों को अलग दे रहे थे, गैर ब्राह्मणों को अलग दे रहे थे। यही तो गड़बड़ हो रही थी। तो आप सोचो इनकी चालाकियां कि ये क्या कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल कर रहे थे। और जाते हुए भी क्या करके गए? आपको क्या लगता है, जिन्होंने इतने बड़ी धरती पर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, क्या वो गदर को नहीं रोक सकते थे? अरे भाई, गदर को रोक सकते थे कि नहीं रोक सकते थे? तो नहीं होता कि ठीक है अब तू ही संभाल की, तुम ही संभालो। और जैसे ही संभाला वैसे ही क्या हो गई, गदर हो गई। गदर मतलब विभाजन। 3 जून योजना जब हुई उसके बाद एक बड़ी गदर हुई, ट्रेनें कट के आई भाई। क्या आई? इतना बड़ा नरसंहार हुआ, इतना बड़ा माइग्रेशन हुआ, लोगों को अपनी बड़ी बड़ी हवेलियां छोड़कर यहाँ से वहां से यहाँ आना पड़ा। मतलब खाने तक के पैसे नहीं थे, टेंटों में रहना पड़ा कई सालों तक। रिफ्यूजी बोला गया उनको। क्या बोला गया? रिफ्यूजी बोला गया। पाकिस्तान में जो हिंदू थे, यहाँ से तो नहीं गए उतने, लेकिन वहां से बहुत सारे लोग क्या हुए, मार दिए गए, काट दिए गए, ट्रेनों में काट काट, मतलब जो आ रहे थे उनको भी काटा उन्होंने। ये समस्या हुई। समझ में आया? तो लेकिन इन्होंने ऐसा किया और ये कर रहे थे, और ये धीरे धीरे इस समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आगे चलकर पढ़ेंगे हम, पूना पैक्ट पढ़ेंगे हम। पूना पैक्ट में हम क्या पढ़ते हैं? हम गांधी जी यही तो बोलते हैं यार, ये हम हिंदुओं का वो है क्या, एक ग्रुप है, ठीक है, 4 वर्ण है, इसमें जो हमारे हरिजन हैं वो हम लोग, मतलब हमारे लोग हैं। आप इनको भी क्या कर रहे हो? इनको भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम देंगे, सीटों में आरक्षण देंगे, लेकिन क्या करेंगे, इनको नहीं टूटने देंगे। आपने मुसलमानों को अलग कर दिया हमसे, लेकिन हम अपने बीच के सिखों को, हरिजन को और अन्य जो लोगों को आप अलग करना चाह रहे हो उनको अलग नहीं होने देंगे। तो ये एकता बना के रखने, ये भी गांधी की एक बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर वो समझदारी से काम लेते हैं और क्या करते हैं, मतलब जो वर्ण व्यवस्था उसको अलग अलग नहीं होने देते। समझ में आया? ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन का 3य चरण शुरू होता है 1919 से लेकर 1947 के बीच में। अब 3य चरण पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसको गांधी युग भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हालांकि गांधी जी 9 जनवरी, द ग्रेट प्रवासी महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? भारत आ चुके हैं। कभी गए थे वो भारत से? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने गए थे 1 साल के लिए, लेकिन वहीं के होके रह गए साउथ अफ्रीका में, है ना, नाटाल प्रांत में रहे वो, गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 9 जनवरी 1915 को स्वदेश वापसी हुई, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी से। 11 या 7 से 9 मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। अब क्या हुआ, पहले छोटे छोटे आंदोलन पकड़े, उसमें उनकी क्या हो गई, सफलता मिल गई। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण नील सत्याग्रह जो हो गया, है ना, और क्या, अहमदाबाद में स्ट्राइक, खेड़ा, इन सब में सफलता मिली। उसके बाद जो एक बड़ा आंदोलन उनका देखते हैं, वो देखते हैं कौन सा, असहयोग आंदोलन। कौन सा? तो गांधी जी ताजी हवा के उस झोंके की तरह आए जिसने हमारे लिए खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया। वे प्रकाश की उस किरण की तरह आए जो अंधकार में बैठ गई और जिसने हमारी आंखों के सामने से पर्दे को हटा दिया। वे उस बवंडर की तरह आए जिसने बहुत कुछ को, विशेषकर श्रमिकों के दिमाग को उलट पलट दिया। कौन कहते हैं? चाचा नेहरू कहते हैं। कौन कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, है ना। मोहनदास करमचंद गांधी 1869, 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था, 1948 तक रहे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया। कालांतर में गोखले ने गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु बना दिया। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन? जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। जिस समय गांधी जी भारत आए उस समय प्रथम महायुद्ध का दौर चल रहा था। भाई 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो 15 में आए गांधी जी, तो वर्ल्ड वॉर के समय में आए। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर हिंद सम्मान से सम्मानित किया। क्या कहा? कैसर हिंद। और युद्ध के दिनों में गांधी जी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए कुछ लोग उन्हें सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे।
रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा जाता है महात्मा गांधी को। क्या कहा जाता है? रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा जाता है महात्मा गांधी को। ठीक है। अब ये कैसर हिंदी है, इनका पहला पदक नहीं है, इनको पहले भी मिल चुके थे। जुलू युद्ध पदक मिल चुका था, बोअर युद्ध पदक मिल चुका था साउथ अफ्रीका में काम करते हुए। ठीक है, बहुत काम कर चुके थे वहां पर। टॉलस्टॉय बॉडी का निर्माण कर चुके थे, है ना। फिनिक्स फार्म बना चुके थे वहां पर। कई सारे कानूनों पर विरोध कर चुके थे। सत्य के लिए आग्रह कर चुके, सत्याग्रह भी कर चुके थे साउथ अफ्रीका में। अखबार भी चलाते थे, है ना। गांधी जी ने भारत आने पर 1915 में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। उत्तराखंड वालों ने पूछा पीसीएस में कि साबरमती आश्रम कहाँ है, दो ऑप्शन दे दिए उन्होंने, अहमदाबाद और गांधीनगर। एक बच्चा गांधीनगर करके आ गया। मैंने कहा गांधीनगर क्यों किया? कह रहा गांधीनगर अहमदाबाद ना बिल्कुल मिला हुआ है, कि शायद पुल है बीच में, कंफर्म मैं भी नहीं हूँ, तो मुझे लगा कि गांधीनगर में होगा। मैंने कहा भाई अगर अहमदाबाद ऑप्शन में दे रखा था तो आंसर अहमदाबाद लिखना था। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना की। भले ही इसको बाद में नदी के नाम पर साबरमती आश्रम कहते हैं। फिर अगली बार क्वेश्चन बना कि साबरमती आश्रम का पुराना नाम क्या था? आंसर सत्याग्रह आश्रम था। क्या था? सत्य के लिए आग्रह करने वाला आश्रम। गांधी जी ने 1909 में लिखी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज स्वशासन की विस्तृत व्याख्या की थी। फिर क्वेश्चन बना गांधी जी के जो स्वराज की विस्तृत व्याख्या मिलती है वो किस में मिलती है? आंसर हिंद स्वराज में। फिर क्वेश्चन बना हिंद स्वराज कब लिखी गई? 1909 में। उस समय भारत में नहीं थे वो। ठीक है। भारत में 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष किए, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। और ये मजदूर आंदोलनों में सफल नेतृत्व किया इन्होंने। चंपारण सत्याग्रह 1917 के समय ही पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इन्हें महात्मा कहा। मैंने कहा महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। क्यों कहा? चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर कहा। तो राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो से कहा कि राष्ट्रपिता आप हमें इस पवित्र युद्ध में क्या करें? अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। इस पर डिबेट चलती है कि किसी भी देश को जब हम माँ मानते हैं तो उसका पुत्र हो सकता है, कोई पिता नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कई लोग उस पर डिबेट कर रहे हैं आजकल कि भाई किसी भी धरती अगर माता है तो उसका कोई भी क्या नहीं होगा? राष्ट्र का पुत्र होता है हमेशा, राष्ट्र का पिता नहीं होता कि कोई भी। ठीक है। पर चलो, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, वही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच फरवरी-मार्च 1918 में प्लेग बोनस को लेकर विवाद आरंभ हुआ। छोटे छोटे मुद्दे थे, कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं थे। प्लेग बोनस क्या? प्लेग बोनस गुजरात में मजदूरों को मालिकों की ओर से प्लेग फैलने के कारण दिया जाता था, जिसे कालांतर में बंद कर दिया गया। मजदूरों का कहना था कि जो बोनस यानी प्लेग के समय उन्हें मिल रहा था वह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बड़ी महंगाई की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। समाप्त, ठीक है। मजदूर भी अपनी जगह सही थे भाई। अहमदाबाद के अंग्रेज कलेक्टर ने गांधी जी से मिल मालिकों पर श्रमिकों से समझौता करने के लिए, दबाव डालने के लिए अनुरोध किया। और कमाल की बात है कि जो अहमदाबाद मिल के मालिक थे उनमें से कुछ महात्मा गांधी के दोस्त भी थे, मित्र भी थे, मतलब खास भी थे। कईयों ने तो सत्याग्रह आश्रम को क्या किया था? चंदा भी दिया था भाई। क्या किया था? और कुछ की तो बहन जो थी वो महात्मा गांधी की शिष्या भी थी। अब क्या करें? तो मिल मालिकों में एक अंबालाल साराभाई जो गांधी जी के मित्र थे, इन्होंने साबरमती आश्रम के निर्माण में अधिक मात्रा में दान दिया था। इनकी बहन अनसुईया बेन अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में गांधी जी के साथ थी। भाई जी दान कर रहे हैं, बहन जी क्या कर रही हैं? महात्मा गांधी का साथ दे रही हैं। बहन जी का नाम अनसुईया बेन है, दान देने वाले दानकर्ता का नाम अंबालाल साराभाई। ठीक है। मिल मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय लिया और धमकी दी कि यह बोनस स्वीकार नहीं करेगा जो बोनस स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया। गांधी ने कभी भी 100 रन नहीं बनाए कहीं पर भी। गांधी जी ने उतना ही बनाया जिसको माना जा सके। 20% तो दे ही रहे थे, 15% और बढ़ा के बोला कि भाई 35% तो देना पड़ेगा आपको।
मार्च 1918 में मजदूर हड़ताल पर चले गए। 15 मार्च को गांधी जी खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठ गए को खास ध्यान देना है आपने, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के समय में। किसमें? गांधी जी के अनशन पर बैठने के बाद मिल मालिक सारे मामलों को ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए तैयार हो गए। ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला लिया। इस तरह आंदोलन समाप्त हो गया। फिर मजदूरों ने पूछा कि जी 100 रुपए की जगह सिर्फ 35 रुपये, मतलब 100 रुपए की जगह 35 रुपये। उन्होंने कहा भाई इतना मिल गया, बड़ी चीज है 35 रुपये। मिल मालिकों की जेब से जहां कुछ नहीं दे रहे थे, जहां 20 रुपए दे रहे थे, 15 रुपए ज्यादा है इसमें। क्या है? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। मजदूर बोल रहे थे 100 रुपए मिलने चाहिए, मिल मालिक बोल रहे थे 20 रुपए मिलेंगे। गांधी जी ने कहा 35 दे दो, 50 भी नहीं 35 दे दो। बाद में हो गया, ट्रिब्यूनल ने भी कहा ठीक है जी 35 दे देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो जी। भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के आरंभिक प्रयोगों में उन्होंने जनसाधारण के अधिक समीप ला दिया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के किसान, शहरों के मजदूर आदि शामिल थे। यह राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी द्वारा दी गई एक महान देन थी। क्या थी? चलो जी, फिर रॉलेट एक्ट आता है 1919 में। क्या आता है? गरीबी, बीमारी, नौकरशाही के दमन चक्र और युद्ध काल में धन एकत्र करने और सिपाहियों की भर्ती में सरकार द्वारा प्रयुक्त कठोरता के कारण भारतीय जनमानस में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पनप रहे असंतोष ने उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज कर दिया। क्या कर दिया? अब उग्रवाद विचारों का उग्रवाद नहीं है, अब क्रांतिकारी गतिविधियां भी शुरू हो गई है। क्या हो गई? सबसे पहले कारण जानने हैं आपने, गरीबी। सबसे बड़ी जो कारण होता है वो क्या होता है? गरीबी। नंबर 2 होता है बीमारी। नंबर 3 होता है यहाँ पे क्या है? नौकरशाही के दमन चक्र और युद्ध काल में धन एकत्र करने और सिपाहियों की भर्ती में सरकार द्वारा प्रयुक्त कठोरता। मतलब पकड़ पकड़ कर ले गए भाई। कितने साल का है कि 16 साल का, चल फौज में भर्ती हो। कितने साल का है? 16.5 साल का, चल भाई भर्ती हो। कठोर, खराब नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पनप रहे असंतोष ने उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज कर दिया। बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने सन 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, इसीलिए रॉलेट एक्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया, जिसे आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। क्या करना था? आतंकवाद को कुचलना था, उसके लिए एक प्रभावी योजना बनानी थी। रॉलेट समिति के सुझावों के आधार पर फरवरी 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किए गए, जिसमें से एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के कारण भी, मतलब के बाद भी पास हो गया। भारतीय सदस्यों ने विरोध किया, उसके बाद भी पास हो गया। 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद से पास हुए विधेयक रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 17 मार्च 1919 डेट याद करनी पड़ेगी, कारण यह है कि यूपीएससी क्रम पूछती है। पहले रॉलेट एक्ट है, उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? बैसाखी में। और बैसाखी कब होती है? हाँ जी, 13 अप्रैल के आसपास, 13-14 अप्रैल के आसपास, है ना। तो पहले क्या हुआ? रॉलेट एक्ट आया। कब आया? 17 मार्च 1919, डेट याद कर लीजिए, काम आएगी। 17 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे, जब चाहे, जब तक चाहे, बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। क्या कहा गया? नो अपील, नो वकील, नो दलील वाला कानून कहा गया, काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट जनता की साधारण स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था। क्या था? ये जो कानून था, ये जनता की साधारण स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था तथा अंग्रेज सरकार की बर्बर और स्वेच्छाचारी नीतियों का स्पष्ट प्रमाण था। रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना की। भारतीयों ने काला कानून का वास्तविक रूप दिखाने के लिए नारा लगाया कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। नो वकील, नो अपील, नो दलील। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह के पहले चरण में स्वयं सेवकों ने कानून को औपचारिक चुनौती देते हुए गिरफ्तारियां दी। क्या दी?
गिरफ्तारियां दी। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। हिंसा की छोटी मोटी घटनाओं के कारण गांधी जी का पंजाब और दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। गांधी जी ने अंग्रेजों को शैतानी लोग की संज्ञा दी। क्या कहा? शैतानी लोग हैं कि 9 अप्रैल को गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी से देश भर में आक्रोश बढ़ गया। गांधी जी बंबई ले जाकर रिहा कर दिया गया। अब यार दिल्ली से महाराष्ट्र जाके रिहा करोगे तो फिर वापस आने में तो टाइम लगेगा ना, है ना। चलो जी, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा स्थापित सत्याग्रह सभा में कौन कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। जमनालाल दास थे, द्वारिका दास थे, शंकरलाल बैंकर थे, उमर सोमानी थे, बीजी हारनीमन थे। यह क्वेश्चन बना है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने जो सत्याग्रह सभा बनाई थी उसमें कौन कौन शामिल थे। तो आंसर जमनालाल दास, द्वारिका दास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हारनीमन। बीजी, ये पांचों नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि अब पूछेगा आपसे यूपीएससी कितने लोग थे कि 2 थे, 3 थे, 4 थे कि 5 थे, है ना। पांचों नाम जब कंफर्म होंगे आपको तभी कर पाओगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड भाई 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919। वो पंजाब के वो 2 नेता कौन थे जिनकी गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया, पुलिस ने गोली चलाई, निहत्थे आंदोलनकारियों को मार दिया, स्थिति बेकाबू हो गई। कौन थे वो? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। 2 लोकप्रिय नेता पंजाब के। कौन? सैफुद्दीन किचलू। गांधी जी को तो महाराष्ट्र ले जाके छोड़ दिया बंबई में, अब ये इनको भी गिरफ्तार कर दिया। कब? 10 अप्रैल को फिर जुलूस निकला शांतिपूर्ण, पुलिस ने गोली चला दी, उसमें कुछ निहत्थे लोग मारे गए, है ना। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग गोलीकांड में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। शांतिपूर्ण सभा का सभा स्थल चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। 2-4 फीट के दरवाजों के अलावा केवल एक 7.5 फीट का दरवाजा था। कितने का? डायर ने बोला भी अगर मेरा टैंक अंदर आ जाता ना, मशीन गन अगर अंदर आ जाती तो मैं और लोगों को मारता नहीं। वो तो क्या हुआ कि 7.5 फीट के दरवाजे से अंदर गाड़ी आ नहीं पाई, इसलिए क्या करना पड़ा, लोड करनी पड़ती थी ना। एक आधी लाइन खड़ी रहती थी, आधी लाइन लोड करती थी। आधा गोली चला रहे थे, आधे लोड कर रहे थे। फिर जो चला देते हैं फिर वो बैठ रहे थे, फिर वो गोली चला रहे थे। मशीन गन होती तो और लोग मरते इसमें, क्या होते। और आप उस जमाने में जाओ, आप गांव के लोग हो, पिंड के लोग, आप मेला देखने जा रखे। क्या जा रखे? आपका राजनीति में ना आपको पता कि कौन हो सकता है, कि ये भी ना पता हो कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू कौन और डॉक्टर सत्यपाल कौन। लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने सभा बनाई, उस पर चढ़कर भाषण दिया। गांव के लोग, जैसे कि होता ही कि कुछ तमाशा हो रहा, क्या बोल रहे हैं जरा सुनते हैं। उसमें कई ऐसे निर्दोष लोग मारे गए जिनका कोई दोष ही नहीं था। एक तो चलो हम ये बोल सकते हैं कि भाई कुछ लोगों ने सभा आयोजित की, उन लोगों को मार दिया अंग्रेजों ने, हालांकि वो भी गलत था। पर कुछ लोग जो बेचारे खाली नहीं जाते हैं देखने कि घेरा बना हुआ, चलो हम भी देखते हैं, उसमें महिलाएं बच्चे सब, क्या बच्चे को कंधे पे बिठाया, देखने लग गए, सुनने लग गए। अब उनको क्या पता था कि आ रहा है बाहर से डायर, क्या। हाँ ठीक है। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओ डायर, कौन? ओ डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना व चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। कितने? 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में करीब 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। 379 गलत होती है रिपोर्टें, जो सरकारी रिपोर्टें होती हैं। तो 379 व्यक्ति मारे गए, 1200 लोग घायल हुए। 13 अप्रैल 1919 की उस भयंकर त्रासदी ने कठोर से कठोर मानव के हृदय को दहला दिया। निहत्थे पुरुषों, औरतों और बच्चों। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसमें बच्चे भी थे और इसमें महिलाएं भी थी। और महिलाओं पर, भाई महिलाओं को तो मृत्युदंड भी नहीं दिया जाता है। दिया जाता है नहीं, सभ्य देशों में नहीं दिया जाता, ठीक है। और बच्चों को तो वैसे भी नहीं भाई मृत्युदंड दिया जाता। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, गोली चला दी। निहत्थे पुरुषों, औरतों और बच्चों का ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को झकझोर डाला और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल दी। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने
जब पूछेगा दीन बंधु तब आपने बोलना CF एंड्रयूज, जब बोलेगा देश बंधु तब आपने बोलना है चित्तरंजन दास, ठीक है। दीन बंधु CF एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी। उन्होंने कहा जानबूझकर किया है ये। और आप जानते हैं डायर को क्या हुआ, क्या हुआ, सोट दी गई वहां पर, शेर कहा गया इंग्लैंड में जाकर। क्या कहा गया उसको, कुछ पौंड मिले उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड किए जाने पर। खाली इतना बोला कि ज्यादा शक्ति कर दी कि आपने क्या कर दी। फिर उधम सिंह थे, बच्चे थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, बड़े हुए सरदार उधम सिंह, ठीक है। इतना गुस्सा था कि पूछो मत। दिमाग में एक ही चीज थी, डायर को मारना है। किसको मारना है? डायर को मारना है। नाम बदला उन्होंने, कहा मैं किसी जात विशेष का नहीं हूं, मैं तो क्या हूं, राम मोहम्मद सिंह आजाद हूं। मैं हिंदू भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं, मैं सिंह भी हूं, मैं आजाद भी हूं, राम मोहम्मद सिंह आजाद। और फिर कहा जाता है कि जब डायर को पहली बार देखा तो दांत कीटे उन्होंने। अब ये किताबों में तो नहीं लिखा हुआ, ऐसा बताते हैं कि उन्होंने दांत कीटे जिसमें उनके कुछ दांत टूट गए। कितना गुस्सा रहा होगा, समझ में आ रहा है? दांत कीटना समझते हो? किसी को देख के इतना गुस्सा आना कि दांत, अपने दांतों से अपने दांत तोड़ देना, इतना गुस्सा था किसके अंदर? हाँ, सरदार उधम सिंह के अंदर। चलो जी, तो फिर क्या हुआ भाई? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सदस्य ने कहा कि ऐसी बर्बरता की मिसाल संसार में कहीं भी मिलना कठिन है। इस हत्याकांड के विरोध में अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट और सर की उपाधि क्यों वापस की? आंसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से। भाई 1913 में नोबेल साहित्य के नोबेल पुरस्कार मिल चुका था रविंद्रनाथ टैगोर को, सर की उपाधि मिल चुकी थी, नाइट की उपाधि, नाइट और सर एक ही होता है, नाइट या सर की उपाधि मिल चुकी थी। उन्होंने कहा क्या करना है यार ऐसे अंग्रेजों की उपाधि लेकर जिन्होंने हमारे लोग मार दिए, ठीक है, तो वापस कर दी भाई। वायसरॉय की कार्यकारिणी से शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया। वायसरॉय की कार्यकारिणी, इतना बड़ा पद छोड़ दिया 1 मिनट में, कहा कि नहीं, इन लोगों ने क्या किया है, हमारे लोग मार दिए भाई। चारों ओर से दबाव बढ़ने पर सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए 1 अक्टूबर 2019 को हंटर समिति की नियुक्ति की। हंटर कमेटी, हंटर आयोग शिक्षा में पढ़ा हमने, लॉर्ड रिपन के समय में पढ़ा। पहला शिक्षा पर पहला आयोग कौन सा? हंटर कमीशन, है ना। WW हंटर, इंडियन मुसलमान, किसने लिखी? आंसर, WW हंटर ने लिखी। मैंने कहा ये हंटर समिति है, कमेटी है, ये क्या है? हंटर कमेटी, जिसमें अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड हंटर हैं। और अन्य सदस्य कौन है? मिस्टर जस्टिस रेस्किन हैं, मिस्टर राइस हैं, सर जॉर्ज बरो हैं, सर टॉमस स्मिथ हैं, सर चिमनलाल सीतलवाड़ हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गए ये, क्योंकि भारतीय हैं। क्या हैं? बाकी अभी तक जो नाम पढ़े मैंने वो अंग्रेज हैं। लॉर्ड हंटर अध्यक्ष हैं, मिस्टर जस्टिस रेस्किन ये अंग्रेज हैं, मिस्टर राइस अंग्रेज हैं, जॉर्ज बार्लो अंग्रेज है, सर टॉमस स्मिथ अंग्रेज है, लेकिन सर चिमनलाल सीतलवाड़ ये भारतीय हैं। शाह बजाजी सुल्तान अहमद ये भारतीय हैं, और जगत नारायण ये भारतीय हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, मतलब कि जांच के लिए जो हंटर समिति नियुक्त की गई थी, उसमें 3 भारतीय कौन थे? आंसर, सर चिमनलाल सीतलवाड़, शाह बजाजी सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ठीक है। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लगाना। अब ये समझ लीजिए भाई, आप जब आर्टिकल 34 पढ़ रहे होते हैं मूल अधिकारों में, तब आप यही पढ़ते हो कि जब देश में मार्शल लॉ लगा हो तब उसके लिए आर्टिकल 34 है। तो ये मार्शल लॉ होता क्या है? तो ये उस समय लगा हुआ था मार्शल लॉ। किस समय? जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, सेना का शासन था, ठीक है। तो अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना आवश्यक था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी के साथ जो उचित समझा वही किया। भाई मार्शल लॉ में यही तो होता है। आर्टिकल 34 में जो कहा गया है अभी तक नहीं लगा देश में आजादी के बाद, लेकिन अगर लग गया, माना कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई और फिर अगर किसी सेना के अधिकारी ने इस तरह का क्या किया, सेना दरअसल ज्यादा नहीं सुनती है। क्या नहीं सुनती है?
सेना को जब आदेश होते हैं कि आपने इस स्थिति को किसी भी हाल में संभालना है, फिर ऐसा नहीं होता कि पहले हवा में फायर करो, फिर क्या करो, रबड़ की गोलियां फायर करो, फिर पैर पे मारो, फिर ये सब नहीं चलता सेना में। अगर आपने सेना मार्शल लॉ में रूल ब्रेक किए, आपको बोला गया है कि जुलूस नहीं निकालना, फिर भी आपने कहा नहीं जी हम तो निकालेंगे, मुर्दाबाद करेंगे, तो मुर्दाबाद करने लायक फिर नहीं रहेंगे। डायर ने भी वही किया, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया, फिर भी उसने ईमानदारी के साथ जो उचित समझा वह किया। देखो ना, अपने आदमी के लिए क्या कर रहे हैं। इससे पूछा जाना चाहिए था कि ठीक है भाई, जो लोग सम्मेलन कर रहे थे वैसे तो निरायुद्ध थे, उनके पास हथियार नहीं थे, नंबर एक चीज। या तो वो तुम पर हमला कर रहे हो तो तब उसके एवज में आप अगर हमला कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो मान लेते हैं हम कि तुमने क्या किया, बल प्रयोग किया। तुमने एक तो उन लोगों पर हमला किया जिनके पास हथियार नहीं थे, चलो फिर ये भी मान लेते हैं कि पुरुषों पर हमला किया, तुमने महिलाओं और बच्चों पर क्यों हमला किया? और जो महिलाएं कुछ कुएं में कूदी, भाई जब भय का माहौल हो गया तो बच्चों के साथ कहाँ कूदी? कुएं में कूदी, तो तब आपने फायरिंग क्यों नहीं रोकी? तो बहुत सारे प्रश्न थे, ये पूछे जाने चाहिए थे। किससे? डायर से। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने से पूर्व ही इंडेमिटी बिल पास करवा लिया। सजा के रूप में डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में, लॉर्ड्स राज्यसभा वहां की, क्या लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया तथा सम्मानार्थ सोर्ड ऑफ ऑनर और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई। तो यार ये तो भारतीयों को अपमान हो गया, नहीं हुआ? कि वो हमारे 1000 लोग मार रहा, बल्कि ज्यादा मरे होंगे, घायल भी मरे होंगे बाद में, या कुछ हो सकता है कि हमेशा के लिए क्या हो गए होंगे, क्या हो गए होंगे, अरे भाई हैंडीकैप्ड हो गए होंगे कुछ लोग, ठीक है। 2600 पाउंड मिल रहे हैं, सोर्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जा रहा है, कहां पर? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी। क्वेश्चन बनेगा, किसने कहा पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती? आंसर, महात्मा गांधी। कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की। उसके अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड वालों ने पूछा पीसीएस में। आंसर, मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, हिंदू महासभा वाले, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले, बीएचयू बनाने वाले, कौन? महामना मदन मोहन मालवीय। और कौन थे इनके साथ? मोतीलाल नेहरू थे, स्वयं महात्मा गांधी भी थे, चित्तरंजन दास थे, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी थे, एमआर जैकर थे। कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सीआर दास, चित्तरंजन दास मतलब देशबंधु चित्तरंजन दास, बदरुद्दीन तैयब जी और एमआर जैकर। कांग्रेस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में डायर की निंदा करते हुए उस पर विवेकहीन होकर भावावशेष में कदम उठाने का आरोप लगाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में लगे मार्शल लॉ के दौरान गुजरांवाला और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर हवाई जहाज से हमले किए गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में आकस्मिक परिवर्तन आया, जिसने खिलाफत आंदोलन शुरू होने पर अधिक उग्र रूप धारण कर लिया। क्या कर लिया? 1919 में अमृतसर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जनता की नई आकस्मिक मनस्थिति का आभास मिला। क्या मिला? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज अस्तित्व में आई। ये यहां से क्वेश्चन बना हुआ भाई, यूपी पीसीएस वालों ने पूछा, डंडा फौज किसने बनाई थी? आंसर, चमनदीप ने, ठीक है। जो लाठियों और चिड़िया मार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाते और पोस्टर चिपकाते थे। डंडा फौज के पोस्टरों पर लिखा होता था, अरे हिंदुओं, मुसलमानों, सिख भाइयों, आओ डंडा फौज में शामिल होकर अंग्रेज बंदरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ो, यह गांधी की आज्ञा है। कमाल की बात है यार कि इतना बड़ा नरसंहार हुआ, उसके बदले में भी क्या एक बड़ी प्रतिक्रिया नहीं हुई। 1857 जैसा रिवोल्ट नहीं हुआ। ये बताता है, ये उस समय की मनस्थिति को बताता है। उस समय की क्या बताता है? कि जनता मतलब कितनी बंध चुकी थी विचारों में कि यार नहीं, अंग्रेज ही क्या है, सर्वे सर्वा हैं इनके। फिर आते हैं क्रांतिकारी, वो बताते हैं कुछ नहीं है, गोली जब चलती है तो क्या प्राण पखेरु हो जाते हैं, चाहे फिर वो अंग्रेज अधिकारी हो चाहे वो कोई भी। तो देश की आज़ादी में सबका सहयोग था, क्रांतिकारियों का भी उतना ही बड़ा सहयोग था। समझ में आया?
उनके पन्ने कम कर दिए गए, उनके नाम क्या कर दिए गए, इतिहास में नहीं लिए गए। लेकिन ये भी सच है कि देश की आज़ादी में उनका भी उतना ही बड़ा योगदान था जितना कि राजनीतिक लोगों का था। इतना समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद अब अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं खिलाफत आंदोलन क्या